तो सेल इंजरी क्या होता है कि ये क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है किसका, सेल्स का, टू एक्सेसिव स्ट्रेस या फिर इंजूरियस स्टिमुलाई। कोई भी एक्सेसिव स्ट्रेस होता है, जो डिमांड होती है उससे ज़्यादा डिमांड हो जाती है सेल की, या फिर कोई भी इंजूरियस स्टिमुलाई आता है जैसे कि हाइपोक्सिया या फिर कोई भी टॉक्सिन, उसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल होता है वो मूव करता है बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द एडेप्टिव कैपेबिलिटी। एडेप्टेशन जितना कर पाता है वो नहीं कर पाता, उसकी जो कैपेबिलिटी होती है उसे एक्सीड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल इंजरी कॉज होती है। ठीक है, तो सेल इंजरी इज़ नथिंग बट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ अ सेल टू एक्सेसिव स्ट्रेस एंड इंजूरियस स्टिमुलाई मूविंग बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द एडेप्टिव कैपेबिलिटी। नाउ नॉर्मल सेल होता है वो 3 चीज़ें उसके अंदर हो सकती है। पहला कि उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई, उसकी जो फंक्शनल डिमांड है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अडेप्ट करने की ट्राई करेगा, वो ट्राई करेगा कि वो कुछ चेंजेस करे उसमें, जिसकी वजह से जो उसका जो स्ट्रेस हो रहा है वो कम हो जाए या फिर वो ख़त्म कर दे उसको, जिसकी वजह से क्या होगी, एडेप्टेशन हो गया। एडेप्टेशंस में आते हैं एट्रोपी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। अगर हम ये स्ट्रेसेस को रिमूव करते हैं तो हमारा जो सेल है वापस वो नॉर्मल हो जाएगा, रिस्टोर्ड हो जाएगा। नाउ अगर माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस हो रहा है तो उसमें रिवर्सिबल इंजरी होगी, उसके अंदर आएगा डीजेनरेशन, सब सेलुलर अल्ट्रेशन एंड इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस होंगे। अगर स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंजरी हो चुकी है जिसकी वजह से हमें रिपेयर एंड हीलिंग करना पड़ेगा। नाउ अगर सीवियर परसिस्टेंट स्ट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगी, इरिवर्सिबल इंजरी होगी। अब ये वापस नॉर्मल सेल नहीं आ पाएगा, इसमें हीलिंग रिपेयर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपरली सेल डेड हो जाएगी। तो इसके अंदर 3 चीज़ें याद रखनी है हमें, एडेप्टेशन, रिवर्सिबल इंजरी एंड इरिवर्सिबल इंजरी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दिस 3 things. Now, etiology of cell injury means what are the causative factor of cell injury. ओके, तो उसमें 2 टाइप आएंगे। पहले तो जेनेटिक आएगा, उसमें कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या फिर हेरिडिटरी, उसकी वजह से वो सारे डिजीज़ यहाँ पे आएंगे। और दूसरा है एक्वायर्ड, आफ्टर बर्थ हमारे साथ जितनी भी चीज़ें होती है, जितने भी स्टिमुलस हमें मिलते हैं, इंजूरियस स्टिमुलस, उसकी वजह से होता है वो होता है हमारा एक्वायर्ड। और मेजर जो कॉमन डिजीज़ है वो कॉज बाय अंडरलाइनिंग एजेंट्स से होता है ना। उसके कुछ कॉजेज़ है वो देखते हैं हम लोग। पहला हाइपोक्सिया एंड इस्चेमिया। हाइपोक्सिया जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है सेल इंजरी। हाइपोक्सिया में क्या हो जाता है कि हमारा जो O2 है वो कम हो जाता है, और एनोक्सिया मतलब कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ O2। ये टर्म अभी यूज़ नहीं होती है, क्यों, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीजन ही नहीं है तो लिविंग कोई जिंदा ही नहीं रह सकता उसकी वजह से ना। हम लोग बात करते हैं इस्चेमिया की। इस्चेमिया इज़ नथिंग बट रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द सेल। जो हमारा सेल के पास जो ब्लड पहुंच रहा है, ठीक है, उसमें कोई इंटरप्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। रिड्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड टू सेल ड्यू टू इंटरप्शन। ये क्यों होता है, इम्पेयर ब्लड सप्लाई अदर देन इंटरप्शन भी हो सकता है। अगर एक तो इस्चेमिया हो सकता है या फिर अनीमिया की वजह से हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हार्ट और लंग डिजीज़ के अंदर हो सकता है। दूसरा फिजिकल एजेंट्स, तो मैकेनिकल ट्रॉमा जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो चुका है या फिर कोई भी इंजरी हो चुकी है, लेसरेशन या फिर कुछ भी। थर्मल ट्रॉमा होगा, उसमें हीट या फिर कोल्ड की वजह से जो इंजरी होती है वो फ्रॉस्ट बाइट है, ट्रेंच फूट है, वो सब। इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर बर्न्स हो सकता है या फिर शॉक हो सकता है, वो सब। नाउ रेडिएशन, उसके अंदर यूवी रेज, आयोनाइजिंग रेड्स की वजह से होता है, या फिर रैपिड चेंज इन एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर होता है उसमें रैपिड चेंज होता है उसकी वजह से। नाउ थर्ड है हमारा केमिकल या फिर ड्रग्स। तो केमिकल पॉइजन्स जो भी आते हैं हमारे, साइनाइड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, वो सब। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर ये स्किन के ऊपर एक्सपोज हो जाता है तो ये भी बर्न कॉज करते हैं। नाउ हाइपरटोनिक ग्लूकोज एंड सॉल्ट। फिर थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, हम लोग जो कोई ट्रीटमेंट के अंदर लेते हैं वो, जैसे कि हम लोग कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स लेते हैं तो वो भी हमारे सेल्स को कभी कभी डैमेज कर देती है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये हम लोग डायरेक्टली नहीं लेते जनरली वे में, बट हम लोग जो वेजिटेबल फ्रूट्स खाते हैं उसके अंदर भी समटाइम्स इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, जैसे कि जो गैसेस होते हैं हार्मफुल, कार्बन मोनोऑक्साइड। O2 एट हाई कॉन्सेंट्रेशन के O2 लेंगे तो भी वो डैमेज करेगा हमारे एल्वोलाई को। सोशल एजेंट्स जैसे कि अल्कोहल, नार्कोटिक, वो सब, तो इसके अंदर ये केमिकल एंड ड्रग्स के अंदर आएंगे। थर्ड माइक्रोबियल एजेंट्स, तो उसके अंदर सारे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, मेटाजोआ एंड रिकेट्शिया। नाउ इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स,
इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स में कौन आएंगे, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर हाइपर सेंसिटिविटी जो भी रिएक्शंस है हमारे 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, फिर एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक मतलब कि जो हमारा एलर्जिक रिएक्शन होता है, टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, एटोपिक जो हम लोग बोलते हैं उसको एनाफाइलेटिक रिएक्शंस बोलते हैं। धन 5th उसके अंदर आएगा न्यूट्रिशनल रीअरेंजमेंट। तो न्यूट्रिशनल एक्सेस, अगर बहुत ज़्यादा कोई न्यूट्रिशन डाइट ले रहा है तो उसमें क्या हो सकता है, ओबेसिटी का चांसेस है, एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन का चांसेस हो जाता है। अगर कोई न्यूट्रिशन जिसके अंदर डेफिशिएंसी है, ओवरऑल डेफिशिएंसी है, तो कैसे हो सकते, तो स्टारवेशन की वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है। और प्रोटीन कैलोरी होता है जिसके अंदर मरासमस, क्वाइशाकोर जो डिजीज़ होते हैं उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, या फिर मिनरल्स की वजह से जैसे कि आयरन की डेफिशिएंसी होती है, फोलिक एसिड की वजह से डेफिशिएंसी होती है तो हमारा मेगालोब्लास्टिक अनीमिया करवाता है वो, या फिर ट्रेस एलिमेंट की वजह से होता है। नाउ एजिंग की बात करते हैं। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन ह्यूमंस। तो सेलुलर सेनेसेंस या फिर एजिंग जो होती है वो क्या करती है, सेल की जो कैपेबिलिटी एबिलिटी होती है उसको इम्पेयर कर देती है, जिसकी वजह से जो सेल है अगर उसके अंदर इंजरी हो चुकी है तो फिर वो रिपेयर रीजनरेट या फिर रेप्लिकेशन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो सेल इंजरी इरिवर्सिबल हो जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है, सेल डेथ होता है, क्यूमुलेटिंग ऑफ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट क्या होता है, सेल डेथ हो जाता है। फिर आता है साइकोजेनिक डिजीज़। इसका कोई स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं आता, बट हमें पता है कि जितने भी डिजीज़ होते हैं पहले वो माइंड से ओरिजिनेट होते हैं, देन वो फिजिकल बॉडी के अंदर जाते हैं। तो मेंटल स्ट्रेस किसी को ज़्यादा है, स्ट्रेन है, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारे जो डिजीज़ है वो अल्टीमेटली फिर फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि और दूसरा जो हमारा है ड्रग एडिक्शन की वजह से फैटी लीवर हो सकता है, अल्कोहलिक लीवर हो सकता है वो। आइट्रोजेनिक कॉज मतलब कि कोई ओविंग टू फिजिशियन के जो है उसमें उसकी जो जजमेंट है उसमें कोई एरर आ चुके हैं, या फिर कोई जो थेरेपी वो फिजिशियन दे रहा है पेशेंट को उसके अंदर कोई डिफेक्ट, उसके अंदर कोई एरर आ चुका है जिसकी वजह से इन सेल इंजरी हो चुके हैं। तो आइट्रोजेनिक मीन्स कि फिजिशियन की गलती की वजह से जो पेशेंट के अंदर डैमेज होता है, सेल इंजरी होती है, उसमें अंदर आइट्रोजेनिक कॉज आएंगे। फिर इडियोपैथिक कॉज मतलब कि जो अननोन कॉजेज़ है, जैसे कि हाइपरटेंशन, कैंसर, कुछ डिजीज़ है जिसका कॉज अभी भी फाइंड आउट नहीं हो चुका कि प्रॉपरली वो किसकी वजह से होती है। तो इडियोपैथिक कॉज वो 90% केसेस में देखा जाता है। तो इसके अंदर इतना ही है। इंजुरी की पैथोजेनेसिस देखते हैं, उसके पहले सेल इंजुरी देखते हैं क्या होता है। तो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बायोकेमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ये सीक्वेंस होता है जिसमें क्या होता है, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं दैट अकर्स व्हेन अ सेल। कब होते हैं वो चेंजेस, जब जो हमारा सेल होता है वो एक्सपोज कर जाता है स्ट्रेसेस से या फिर कोई भी इंजुरियस स्टिमुलाई से, जो एक्सीड कर देता है उसकी जो एडेप्टिव कैपेसिटी होती है उसको, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है उसका नॉर्मल होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीन्स व्हाट, कि ये हमारी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है इफ़ ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर क्या करते हैं, हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मेंटेन करती है इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारा जो इंटरनल बॉडी का एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेन करती है अगेंस्ट जो फ्लक्चुएशन एक्सटर्नल कंडीशन होती है उसके अगेंस्ट में हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट जो बॉडी मेंटेन करते हैं, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। तो पहले क्या होता है कि हमारा जो सेल है वो एक्सपोज कर जाता है स्ट्रेसेस से या फिर इंजुरियस स्टिमुलाई की वजह से, जिसकी वजह से सेल ट्राई करता है कि वो अडेप्ट कर जाए, बट उसकी जो अडेप्टिव कैपेसिटी अगर एक्सीड कर जाती है तो डिस्टर्ब करता है हमारा नॉर्मल होम्योस्टेसिस को, जिसकी वजह से बायोकेमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल इंजरी, हमने देख लिया। एक तो अडेप्टेशन था, अडेप्टेशन इज़ नॉट अ सेल इंजरी, क्योंकि उसमें कोई इंजरी नहीं होती, वो तो स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो वो वापस सेल रिस्टोर्ड हो जाता है नॉर्मल कंडीशन में। सेल इंजरी में हमें रिवर्सिबल है तो रिपेयर रीजनरेशन करवाना पड़ता है, इरिवर्सिबल है तो रिपेयर रीजनरेशन में जाएगा वो तो डायरेक्टली सेल डेथ हो जाएगा। नाउ रिवर्सिबल सेल इंजरी, तो उसके अंदर पहले तो स्ट्रेस कैसा आता है, तो उसके अंदर माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म ऑफ स्ट्रेस आता है, फॉर्म ऑफ सेल इंजरी। उसके अंदर क्या होता है, बायोकेमिकल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। वो कैसे होते हैं, टेम्पररी होते हैं। अगर हम लोग इंजूरियस स्टिमुलस को रिमूव कर देते हैं इन टाइम तो सेल जो है वो कैन रिटर्न बैक टू इट्स नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आफ्टर रिपेयर एंड रीजनरेशन। ओके, बट आफ्टर रिपेयर एंड रीजनरेशन वो रिटर्न बैक कर सकते हैं उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर। नाउ रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करते थे, क्या होता है, सीवियर फॉर्म ऑफ सेल इंजरी होता है जिसके अंदर क्या हो जाता है कि डैमेज होता है, एकदम इंटेंस लेवल का सेल डैमेज होता है, जिसकी वजह से सेल कैन नॉट रिकवर एंड डाइज इवन इफ द इंजूरियस स्टिमुलस इज रिमूव्ड। अगर हमारा जो इंजूरियस स्टिमुलस है उसको रिमूव करते हैं फिर भी सेल जो वो रिकवर नहीं कर पाता और डाई कर जाता है।
इरिवर्सिबल सेल इंजुरी के अंदर। नाउ वी विल स्टडी द पैथोजेनेसिस ऑफ द सेल इंजुरी, रिवर्सिबल सेल इंजुरी। पैथोजेनेसिस मतलब कि जो उसकी मैकेनिज्म है कि इंजुरी, सेल इंजुरी, रिवर्सिबल सेल इंजुरी कैसे होती है, दैट इज पैथोजेनेसिस। तो पहले क्या होगा, हमारा कोई भी हमारा इंजुरियस स्टिमुलस या फिर स्ट्रेस आएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइपोक्सिया जो हमारा मोस्ट कॉमन है वो, या फिर इश्केमिया या फिर कोई भी और होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि पहला जो हमारा ऑर्गन है, ऑर्गेनल है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, वो डिसफंक्शन कर जाता है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। ये हमारा फास्ट चेंज होता है सेल इंजुरी के अंदर। फास्ट चेंज ऑफ सेल इंजुरी इज अ माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, जिसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो क्या होता है कि फाइनल स्टेज होता है किसका, हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन का ये फाइनल स्टेज होता है, जिसके अंदर हमारा जो एटीपी होता है वो कन्वर्ट होकर एटीपी बनता है, ठीक है। पर ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वाई? बिकॉज हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया वो फंक्शन ही नहीं करती, और ये जो इनर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ना, जिसकी वजह से जो हमारा एटीपी, एडिनोट्राइन ट्राइफॉस्फेट होता है, उसका जो सिंथेसिस होता है वो भी रिड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से 3 चीज़ें होती है। पहला कि हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है वो डिस्टर्ब कर जाता है। क्यों डिस्टर्ब कर जाता है? क्योंकि ये पंप को काम करने के लिए हमारा एटीपी रिक्वायर होता है, वो डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा NaH2O एंड कैल्शियम का। इन्फ्लक्स मतलब कि वो सेल के अंदर चले जाएंगे, सेल के अंदर चले जाएंगे, और हमें पता है जहाँ पे सोडियम जाता है उसके पीछे पीछे वाटर भी जाता है। तो एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, इफ्लक्स होगा पोटेशियम का। पोटेशियम जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा। अगर सोडियम और वाटर सेल के अंदर जा रहा है तो हमें पता है कि पहले क्या होगा, हमारा सेलुलर स्वेलिंग होगी, सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, और ये फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है सेल इंजुरी के अंदर। सेल्युलर स्वेलिंग को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपिक चेंज, हाइड्रोपिक चेंज भी बोलते हैं हम लोग। नाउ अगर सेल जो है वो स्वेल कर रहा है तो उसके जो अंदर जो ऑर्गेनल्स होगी, जैसे कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी स्वेल करेगा। अभी ये जब स्वेल करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेल की जो मेम्ब्रेन होगा से बल्ब फॉर्मेशन होगा, और फिर जो माइक्रोविलाई होंगे वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और माइलिन फिगर फॉर्मेशन होगा। तो ये एक चीज़ ये होगी कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लक्स होगा सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का, इफ्लक्स होगा पोटेशियम का, जिसकी वजह से सेलुलर स्वेलिंग, ER स्वेलिंग, बेल्स एंड लॉस ऑफ माइक्रोवेल एंड माइलिन फिगर्स देखने को मिलेंगे। दूसरा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाएगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू होगी, कब होगी, एक तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज जो हमारे वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू होगी। दूसरा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू होगी, ये कब चालू होगी, क्या ऑक्सीजन कम है तब हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू होती है, और हमें पता है कि हमारा इश्केमिया हाइपोक्सिया की वजह से ऑक्सीजन कम है तो हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू होगी। उसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा। लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से उसका pH जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। और ये खाली रिवर्सिबल सेल इंजुरी में मिलता है। इरिवर्सिबल सेल इंजुरी के अंदर ये जो न्यूक्लियर चेंज है वो डिफरेंट मिलेगा। दूसरा कि हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ पे अटैच होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं, और देखने को मिलते हैं हमें साइटोप्लाज्म में फ्रीली देखने को मिलते हैं, या फिर न्यूक्लियस के अंदर भी देखने को मिलते हैं। बट राइबोसोम जो अटैच होता है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो क्या कर जाता है, डी अटैच कर जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। राइबोसोम का काम क्या होता है, वो प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, तो ये भी कम हो जाता है। तो हमारी रिवर्सिबल सेल इंजुरी में इतना ही आता है कि हाइपोक्सिया, इश्केमिया, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी डिक्रीज हो जाता है, NaPH सोडियम पोटेशियम कम डिस्टर्ब हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू हो, राइबोसोम डी अटैच कर जाते हैं। और फर्स्ट सेल इंजुरी का चेंज जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, और फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज जो हम लोग देखते हैं वो सेलुलर स्वेलिंग होती है। नाउ ये हमारा नॉर्मल सेल है, बट हमारा रिवर्सिबल सेल इंजुरी जिसकी वजह से क्या होगा कि एक तो सेल स्वेल कर जाएगा, दूसरा कि मेम्ब्रेन बल्ब फॉर्मेशन होगा, थर्ड कि हमारा स्वेलिंग कर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सब, फिर माइलिन फिगर फॉर्म होगी। ओके, ना सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं। तो जो सोडियम नॉर्मल पोटेशियम है उसमें क्या होता है कि जो 3 सोडियम होते हैं वो सेल से आउट कर जाते हैं, और 2 पोटेशियम होते हैं वो सेल के अंदर आ जाते हैं, और इस टाइम पे ये जो चीज़ होती है तब उसके अंदर जो हमारा ATP है वो यूज़ कर जाता है, जिसकी वजह से ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP के अंदर। तो इसका नाम एक ट्रिक याद रखते हैं, नो किया। नो मतलब कि Na जो होता है वो हमारा आउट कर जाता है, तो 3 Na हमारे आउट कर जाते हैं, और पोटेशियम जो हमारे 2 है वो इन कर जाते हैं, मतलब सेल के अंदर आ जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, हमारा ATP जो है वो यूज़ हो जाता है। तो ऐसे याद रखेंगे हम।
दूसरा, ये जो हमारा माइलिन फिगर है वो ठीक है, वो दोनों में मिलता है, भले वो सेल रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल हो। और ये हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। वो क्या होता है कि लेमिनेटेड एग्रीगेशन होता है, एकदम लेमिनेटेड स्ट्रक्चर में एग्रीगेशन होता है, किसका, फॉस्फोलिपिड का होता है। और फॉस्फोलिपिड मेनली होता है, बट कैल्शियम भी उसके अंदर होता है, बट वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोलिपिड। तो उसका एग्रीगेशन हो जाता है, जो कहाँ से डिराइव करता है, हमारी जो सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हुई है, वहाँ से ये निकल के एग्रीगेशन बना लेता है, जिसको हम लोग माइलिन फिगर्स बोलते हैं। नाउ बात करते हैं हमारे इरिवर्सिबल सेल इंजरी के पैथोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, सीवियर सेल मेम्ब्रेन डैमेज कर जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ का कैल्शियम होता है वो क्या कर जाता है, इन्फ्लक्स कर जाता है सेल के अंदर। फिर वो एक्टिवेट करता है जाके पहले फॉस्फोलाइपेज को, जो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है और फॉर्म करता है लार्ज अमॉर्फस फोकुलेंट डेंसिटीज़। लार्ज अमॉर्फस फोकुलेंट डेंसिटीज़ फॉर्म करता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे। और ये जो है हमारा हॉलमार्क होता है कि इसका इरिवर्सिबल सेल इंजरी का, ये रिवर्सिबल में नहीं देखने को मिलता। पहले फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज, लार्ज अमॉर्फस फोकुलेंट डेंसिटीज फॉर्मिंग द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दूसरा, प्रोटीएज को एक्टिवेट करेगा, जो साइटोस्केलेटन को डैमेज करेगा। तो ये जो साइटोस्केलेटन होता है वो क्या होता है कि एक प्रोटीन या स्ट्रक्चर, प्रोटीन फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है, वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। और ये क्या करवाता है, ये सपोर्ट करता है सेल को, शेप प्रोवाइड करता है और मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। तो साइटोस्केलेटल को डैमेज होगा। थर्ड वन इसकी न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर डैमेज होगा। उसके अंदर के हम लोग देखने को मिलेगा। पी मतलब पिक्नोसिस, की मतलब कि कैरियोडेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। तो ये अलग है, हमने आगे देखा था तो वहाँ पे न्यूक्लियर क्लम्पिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये पीके देखने को मिलेगा। नाउ नॉर्मल न्यूक्लियस ऐसा होता है, पिक्नोसिस मतलब क्या हो जाता है कि न्यूक्लियर जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाता है, जिसकी वजह से डार्क एंड बेजोफिलिक हमें देखने को मिलेगा अगर स्टेन करेंगे हम लोग तो। नाउ कैरियोरेक्सिस, रेक्सिस मतलब कि न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन मिलेगा। कैरियो मीन्स हमारा न्यूक्लियस और रेक्सिस मीन्स फ्रेगमेंटेशन, ऐसे टूट जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा। नाउ कैरियोलाइसिस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, लाइसिस मतलब कि डिसोल्यूशन हो जाएगा, तो कैरियोलाइसिस। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी, कैल्शियम अंदर आएंगे, वो सब एक्टिवेट करेंगे फॉस्फोलाइपेज प्रोटीन न्यूक्लियस, फिर वो जाके एक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है पीके। नाउ मोस्ट सेंसिटिव जो सेल होता है जो हाइपोक्सिया में रिस्पॉन्स करता है, पहला वो होता है न्यूरॉन होता है, उसके बाद मायोकार्डियल सेल्स होते हैं, देन हेपेटोसाइट एंड फाइब्रोब्लास्ट। नाउ माइलिन फिगर जो हमें दोनों में देखने को मिलते हैं, बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। बट डिफरेंस इतना होता है कि रिवर्सिबल जो सेल इंजरी होते हैं उसमें नंबर कम होता है, बट रिवर्सिबल सेल इंजरी में उसका नंबर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीवियर सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है। तो वहाँ से जो फॉस्फोलाइपेज है कैल्शियम है वो निकल के एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं। नाउ फर्स्ट सेल इंजरी का जो चेंज होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन होता है। नाउ हॉलमार्क ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी दैट इज सेलुलर स्वेलिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोपिक चेंज ही बोलते हैं, हाइड्रोपिक चेंज। और हॉलमार्क होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी का लॉस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। ये इन जनरल बात करते हैं। अगर ऑर्गन लेवल पे बात करते हैं तो हम लोग होता है लार्ज अमॉर्फस डेंसिटीज, जो फ्लोकुलर डेंसिटी होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वो।